He remained in touch with the Come when we shall redeem our faith, not only for in आप सभी विद्यार्थियों का कौटिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। हम पिछले लेक्चर्स में क्या कर रहे थे? हम पिछले लेक्चर्स में जो मध्यकालीन भारत की उन्होंने संपूर्ण रूपरेखा लिखी थी, आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत को, और बेसिकली अरब आक्रमण से हम इनको देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हमने अरब आक्रमण को संक्षिप्त में पढ़ लिया है। अब हम इसको आगे देखते हैं। अरब आक्रमण, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर कौन सा था, तो आप लोग अक्सर लगा देते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण था। परंतु पहला जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं किया था, वो अब्दुल्लाह ने किया था 711 एडी में, परंतु वह आक्रमण असफल हो गया। अगर पूछा जाए दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसका था, तो आप बताएंगे दूसरा मुस्लिम आक्रमण बुदैल का था। यह भी 711 एडी में हुआ था और यह आक्रमण भी असफल हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ, तो वो था 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का। चलिए अब हम इसको पढ़ने जाते हैं। अरब आक्रमण, जो पहला अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण था जो सफल हुआ था, वो किस क्षेत्र पर हुआ था? वो हुआ था, क्षेत्र था सिंध पर अटैक हुआ था। और देखिए समय क्या रहेगा, समय है 712 एडी या ओब्लिक 711 एडी। 712 अधिक प्रमाणिक है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हों, एक और दो दोनों ही, अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन में दिया हो जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसका समय क्या था, तो 712 भी दिया हो, 711 भी दिया हो, तो आप 712 को टिक करेंगे, इसे प्राथमिकता इसे देंगे। और 712 नहीं दिया है तो 711। आक्रमणकारी कौन है, आक्रमण किसने किया, आक्रमणकारी कौन है, तो आप बताएंगे सर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। अब उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो उस समय सिंध पर किसका शासन था, यानी सिंध का राजा कौन था, तो आप बताएंगे शासक सिंध पर दाहिर का शासन था, यानी दाहिर का शासन था। और दाहिर कौन था? दाहिर था चच का पुत्र, चच का पुत्र था दाहिर। यानी जो अगर पूछा जाए दाहिर किन का पुत्र था, तो आप बताएंगे चच का पुत्र था और यह सिंध का शासक था। अब देखिए कारण क्या था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किए उसका कारण क्या था? अगर कारण पूछा जाए तो कारण था, पहला कारण, दो कारण महत्वपूर्ण। पहला कारण था इराकी गवर्नर अल हजाज का लालच। क्या होता है? इराकी गवर्नर अल हजाज का लालच। और दूसरा कारण था अल हजाज के जहाजों को सिंध में लूटा जाना, देवल बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर लूटा जाना। देखिए हुआ क्या था, अल हजाज साहब के कई जहाज आते थे और सिंध में जो समुद्र के लुटेरे उन जहाज को लूट लेते थे। तो अल हजाज ने किससे कहा, दाहिर से कहा कि मेरे जो जहाज है वो क्यों लूट लिए जाते हैं, आप इनकी सुरक्षा करें। तो दाहिर ने कहा वो जहाज तो लुटेरे लूट रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तब इन्होंने, अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम से बताया, तब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। अब देखिए इसकी जानकारी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया कहां से मिलती है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कारण पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक क्यों किया, तो मैंने दो कारण लिखे हैं। अगर दोनों कारण ऑप्शन में हो, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, यदि दोनों कारण ऑप्शन में है,
इराकी गवर्नर अल हजाज का लालच, और दूसरा अल हजाज, ये जजाज नहीं है, इसको हा कर लीजिए, अल हजाज। अल हजाज के जहाजों को सिंध में लूटा जाना देवल बंदरगाह पर। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप पहले को टिक करेंगे, और यदि दोनों ऑप्शन में है और लिखा हो कि उक्त फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, तो आप उसको टिक करेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको वैसा टिक करेंगे। चलिए, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये पूछा जाएगा। इस जानकारी का स्रोत क्या है? तो स्रोत है चचनामा नामक बुक। स्रोत क्या है? चचनामा नामक बुक। और चच कौन थे? दाहिर के पिता का नाम था चच। तो स्रोत कहां से मिलता है? चचनामा नामक बुक से मिलता है। और चच थे दाहिर के पिता। दाहिर सिंध का शासक था। अब प्रभाव क्या पड़ा? जो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया उसका प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव में देखिए कुछ नगर बसाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ नगर बसाए। अब नगर कौन कौन से बसाए वो देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ नगर बसाए। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कौन से नगर बसाए, और यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसलिए नहीं लिखा है। अब देखिए क्या हुआ। बृहद सिद्धांत व पंचतंत्र का अनुवाद किया, यानी बृहद सिद्धांत और पंचतंत्र का अनुवाद किया, जजिया कर लगाया। सॉरी, क्या हुआ? बृहद सिद्धांत और पंचतंत्र का अनुवाद किया अरबी भाषा में। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। जजिया एक धार्मिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। इस कर में ऐसा हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पर, और सिंध की जनता जो गैर मुस्लिम जनता थी अर्थात हिंदू जनता थी, उन पर उन्होंने जजिया कर आरोपित किया। जब मोहम्मद बिन कासिम के जो सैनिक लोग इस जजिया कर को वसूलने गए थे मतलब गैर मुसलमानों से, तो उन्होंने देखा कि भाई कि क्या बच्चों से, क्या महिलाओं से, क्या दिव्यांगों से यह कर कैसे लिया जाए। तब सैनिक मोहम्मद बिन कासिम के पास आए और उन्होंने कहा कि साहब, जो सिंध की जो जनता है, जो गैर मुसलमान लोग हैं, उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, क्या उनसे भी जजिया कर लेना है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा नहीं, उनसे जजिया कर नहीं लेना है। उसके बाद बाकी पुरुषों से जो गैर मुस्लिम थे उनसे जजिया कर वसूल किया गया, परंतु वहां एक वर्ग था ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने जजिया कर का विरोध किया। तब फिर उसके जो सैनिक थे मोहम्मद बिन कासिम के पास आए और बोले कि साहब, यहाँ पर एक वर्ग है जो हिंदुओं को भड़का रहा है और वह है ब्राह्मण, और क्या वो जजिया कर से मना कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलिए, अभी हम चूंकि नया नया हमारा सिंध पर अधिकार हुआ है तो अभी ब्राह्मणों को भी छूट दे दी जाए। तो जजिया कर से ब्राह्मणों से नहीं लिया गया। यहाँ इस बात को आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। और किन किन से नहीं लिया गया? अपंगों से नहीं लिया गया, महिलाओं से नहीं लिया गया, और बच्चों से नहीं लिया गया जजिया कर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, आप बता पाए तो। क्वेश्चन है कि जो हिंदू है, हिंदुओं को हिंदू नाम किसने दिया? क्वेश्चन है हिंदुओं को हिंदू नाम किसने दिया? तो आप ध्यान रखिए, हिंदुओं को हिंदू नाम किसने दिया? अरबों ने दिया, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने दिया, अर्थात हिंदुओं को हिंदू नाम मुसलमानों ने दिया। आपकी जानकारी के लिए आप ध्यान रखिए। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, और कई क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सिंध पर आक्रमण हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उसका शासक कौन था? तो आप बताएंगे दाहिर। आप क्वेश्चन आएगा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम का या अरब आक्रमण। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों किया आक्रमण, क्यों किया?
तो आप बताएंगे कि कारण था इराकी गवर्नर अल हजाज का लालच, और दूसरा था अल हजाज के जहाजों को सिंध में लूटा जाना। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अटैक हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे चचनामा नामक बुक जानकारी का स्रोत है। और उसका प्रभाव क्या हुआ, अटैक जो हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया उसका प्रभाव क्या हुआ? तो आप बताएंगे कुछ नगर बसाए गए। दूसरा क्या हुआ, बृहद सिद्धांत व पंचतंत्र का अनुवाद किया। किन्ने? अरबों, इन्होंने अरबों ने कराया। जजिया कर लगाया और हिंदुओं को हिंदू नाम अरबों ने दिया। यहां से यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। देखिए जजिया क्या है। अब थोड़ा जजिया के बारे में समझ लेते हैं कि जजिया क्या है। को सर्वप्रथम जजिया कल लगाया। सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, किसने लगाया जजिया कर? अभी आप अच्छी तरह समझ सके हैं कि भैया जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। सर्वप्रथम जजिया कर भारत में किसने लगाया? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। क्वेश्चन आए ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से माफ कर दिया था, स्त्रियों को कर दिया था, अपंगों से कर दिया था, यह आप परिचित है। तो ब्राह्मणों पर कौन लगाएगा जजिया कर? तो ब्राह्मणों पर लगाएंगे दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर कर लगाएंगे और इनको दिल्ली सल्तनत का रूढ़िवादी शासक कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जजिया कर माफ किसने किया? क्वेश्चन आएगा सर्वप्रथम जजिया कर माफ किसने किया? तो आप बताएंगे अकबर ने माफ किया। ए अकबर वो अकबर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ए अकबर है कश्मीर के राजा। कश्मीर के राजा हैं और उनका नाम है जैनुल आबादीन। ये अकबर कश्मीर के राजा हैं और इनका नाम है जैनुल आबादीन। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम जजिया कर माफ किसने किया, तो जैनुल आबादीन एक कश्मीर के अकबर हैं और इनको कश्मीर के राजा हैं और इनको जैनुल आबादीन, इनकी टाइटल है अकबर। अकबर ने भी माफ किया, आगे जाके अकबर भी इसको माफ करेगा और 1689 में औरंगजेब द्वारा फिर लगाया दिया जाएगा। अकबर मुगल काल के शासक अकबर भी इसे माफ करते हैं, परंतु 1689 में औरंगजेब दोबारा जजिया कर लगा देते हैं और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। देखिए जजिया कर के इतिहास से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। देखिए आप सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम जजिया कर माफ किसने किया? अकबर ने। ए अकबर कश्मीर के राजा हैं, उनका नाम है जैनुल आबादीन। अकबर ने भी माफ किया आगे जाके, परंतु 1689 में औरंगजेब द्वारा पुनः लगा दिया गया और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से आप दो चीजें अच्छी तरह समझ गए होंगे। पहला तो समझे होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, और दूसरा आप जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है आप उसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगला जो आक्रमण होगा, जो 17 बार भारत को लूटा जाएगा, वो होंगे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी होंगे। अब हम थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद गजनबी या महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं कि महमूद गजनबी के बारे में
और उसके गजनी वंश के बारे में। जैसे कि हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम महमूद गजनवी और उसके गजनी वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए महमूद गजनवी महमूद गजनवी की कुछ उपाधि थी, टाइटल थी, इनको ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। पहली टाइटल थी गाजी, दूसरी थी बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक। देखिए आपने देखा होगा कि इतिहास में कोई भी अगर हिंदू राजा किसी पर विजय प्राप्त करता है, कोई भी हिंदू राजा या हिंदू सम्राट किसी पर विजय प्राप्त करता है, तो वह उपाधि लेता है, टाइटल लेता है विक्रमादित्य की। आपने देखा होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य की टाइटल लेता है। और यदि कोई मुस्लिम सुल्तान किसी पर विजय प्राप्त करता है तो वह टाइटल किसकी लेता है, अधिकतर वह गाजी की टाइटल लेते हैं, गाजी की टाइटल लेते हैं। बुत सिकन अर्थात इनको मूर्ति भंजक कहा गया, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया। यानी जो बुत सिकन होता है, मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को तोड़ देने वाले को बुत सिकन कहते हैं। ये दो टाइटल थी महमूद गजनवी की। देखिए कुल महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, महमूद गजनवी ने कुल 17 आक्रमण किए। आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था धन ना कि साम्राज्य निर्माण। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के भी आक्रमण का जो उद्देश्य था धन लूटपाट करना, साम्राज्य निर्माण नहीं था। महमूद गजनवी के भी आक्रमण का जो उद्देश्य था धन कमाना, ना कि साम्राज्य निर्माण। अगला देखिए चंदेल शासक विद्याधर से संधि। देखिए चंदेल शासक विद्याधर से संधि तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर इन्होंने चंदेल शासक विद्याधर पर अटैक किया था, परंतु उसमें समय ज्यादा लग रहा था, तो इन्होंने चंदेल शासक ने प्रस्ताव भेजा था विद्याधर ने कि संधि कर ली जाए, तो उन्होंने उनसे संधि कर ली। अगर पूछा जाए कि किससे संधि हुई तो चंदेल शासक विद्याधर से। अब देखिए महमूद गजनवी का सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण जो था 16वां आक्रमण था। और 16वां आक्रमण कहाँ हुआ था भाई, 16वां आक्रमण सोमनाथ पर हुआ था। और कब हुआ था, 1025 से 26 में हुआ था। और उस समय जो वहां का शासक था भीम प्रथम भाग खड़ा हुआ, उसने सॉरी मैं मोहम्मद गजनवी का सामना तक नहीं किया और भीम प्रथम भाग खड़ा हुआ और उसने सोमनाथ के मंदिर को तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर को तहस नहस कर दिया। और महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था, जो 17वां आक्रमण था, मतलब कुल 17 आक्रमण किए, वह जाटों एवं खोखरों के खिलाफ था। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण जाटों और खोखरों के खिलाफ था, ये जानते रहिएगा। और महमूद गजनवी के यहाँ दरबारी विद्वान कौन कौन थे, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि महमूद गजनवी के समय दरबारी विद्वान कौन कौन थे। थोड़ा सा महमूद गजनवी के वंश के बारे में जान लेते हैं। देखिए गजनी वंश, अब मैं कहूं गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे अल्पतगीन था। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था, यह जानते रहिए। राजधानी क्या थी, राजधानी थी गजनी। राजधानी क्या थी गजनी वंश की, राजधानी गजनी थी। कुछ अन्य शासक, मैंने लिखा है कुछ अन्य शासक में सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। एक तो सुबुक्तगीन का छोटा बेटा था महमूद, सुबुक्तगीन का छोटा बेटा था महमूद। और इनकी प्रतिद्वंदता किससे थी, यानी गजनी वंश की प्रतिद्वंदता थी हिंदू शाही राजवंश से। देखिए यहाँ पर जो मैंने स्लाइड बनाई है उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसको समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनवी ने कौन सी टाइटल ग्रहण की, तो गाजी बुत सिकन मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी के ने भारत पर कितने आक्रमण किए, आप बताएंगे 17 आक्रमण। क्वेश्चन आएगा महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य क्या था, धन ना कि साम्राज्य निर्माण।
क्वेश्चन आएगा किस शासक से महमूद गजनबी की संधि हुई, तो चंदेल शासक विद्याधर से। क्वेश्चन आएगा महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो आप बताएंगे 16वां आक्रमण जो सोमनाथ पर हुआ था 1025-26 में भीम प्रथम। क्वेश्चन आएगा महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो आप बताएंगे 17वां आक्रमण जो जाटों एवं खोखरों के खिलाफ हुआ था। कुछ देर बाद हम दरबारी विद्वानों को देखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे अल्पतगीन। क्वेश्चन आएगा गजनी वंश की राजधानी गजनी। क्वेश्चन आएगा कि महमूद गजनबी किसका बेटा था, तो सुबुक्तगीन का छोटा बेटा था। क्वेश्चन आएगा गजनी वंश की प्रतिद्वंद्विता किससे थी, तो हिंदू शाही राजवंश से गजनी वंश की प्रतिद्वंद्विता थी। आप यह जानते रहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान कौन कौन है, ये बताया था। देखिए महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान कुल 4 विद्वान थे महमूद गजनबी के दरबार में। एक तो थे अल-बरूनी, दूसरे थे उतबी, तीसरे थे बेहाकी, चौथे थे फिरदौसी। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन आया कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, इनके अलावा भी और थे परंतु ये महत्वपूर्ण है। पहले थे अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में तो आप जानते ही हैं। अल-बरूनी गजनी के साथ आया था और 11वीं शताब्दी में। मैं क्या कह रहा हूं, अल-बरूनी गजनी के साथ आए थे और 11वीं शताब्दी में आए थे। और अगर अल-बरूनी की बुक किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद। किताब अल-बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद। यह किस भाषा में है, तो जाहिर सी बात है अरबी भाषा में होगी। इस किताब में किस चीज का उल्लेख है, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं सॉरी, कि इस किताब में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताएंगे हिंदू प्लस मंदिर स्थापत्य की आलोचना की। अर्थात इस किताब में हिंदुओं की आलोचना हुई और हिंदुओं के मंदिर का जो स्थापत्य कला है उसकी आलोचना की गई। दूसरा उल्लेख है चंडालों का वर्णन किया गया। चांडालों का वर्णन इस किताब में है और इस किताब में राजनीतिक उल्लेख नहीं है, यह जानते रहिएगा। पॉलिटिकल उल्लेख नहीं है इस किताब में। और अल-बरूनी ने, क्या कह रहा हूं, अल-बरूनी ने संस्कृत सीखी। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि भाई हिंदुओं का विरोध कर रहा है, मंदिर स्थापत्य की आलोचना कर रहा है और पर संस्कृत सीख रहा है। और अल-बरूनी पहला ऐसा लेखक है जो पुराण व गीता का अध्ययन कर रहा है। देखिए है ना बात की भाई, एक तरफ तो हिंदुओं की आलोचना कर रहा है, दूसरी तरफ संस्कृत सीख रहा है और पुराण व गीता का अध्ययन कर रहा है। ये अल-बरूनी साहब है, तो जानते रहिएगा अल-बरूनी को। दूसरे हैं उतबी। उतबी दरबारी इतिहासकार था मोहम्मद गजनबी का, और इनकी किताब का नाम है, इनकी जो किताब है किताब उल यामिनी, यह जानते रहिएगा बस। उतबी की किताब है किताब उल यामिनी। चलिए अब हम आते हैं बेहाकी। तीसरा जो दरबारी विद्वान था बेहाकी था, और बेहाकी की हम सिर्फ किताब को देख लेते हैं। इनकी किताब का नाम है तारीख-ए-सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे, अगर मैं आपसे सवाल करूं, सुबुक्तगीन कौन थे, महमूद गजनबी का सुबुक्तगीन से क्या रिलेशन है, तो अब आप स्पष्टता बता देंगे कि सुबुक्तगीन कौन थे। अब चौथे जो दरबारी विद्वान थे फिरदौसी। इनकी बुक का नाम है शाहनामा। ये बुक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, और अल-बरूनी की किताब से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैंने एक नोट करके लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिक्के, इसका अर्थ है कि जो महमूद गजनबी के जो सिक्के थे वो सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा में कुछ लिखा था अरब, और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में कुछ लिखा होता था।
अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे थोड़ी देर बाद मैं डिस्क्राइब करता हूं। और दूसरा, जो महमूद गजनबी के यहाँ जो सैनिक हुआ करते थे वो बहुभाषीय और बहुजाति हुआ करते थे। एक ही जाति, मुस्लिम अकेले मुस्लिम नहीं थे, हिंदू भी थे, हिंदुओं में दलित भी हुआ करते थे और कई भाषाएं बोलने वाले सैनिक हुआ करते थे। देखिए अब इस स्लाइड से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा मैं उसको आपको समझा दूं। तो है आएगा कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था। इनमें से एक विद्वान दिया रहेगा और नहीं, इनमें से 3 विद्वान दिए रहेंगे, एक नहीं दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन करिए। अगला आएगा कि अल बरूनी के साथ कौन सा दरबारी विद्वान आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ कौन दरबारी विद्वान आया, तो अल बरूनी। अल बरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद या तहकीकात हिंद, भाषा अरबी। इस किताब में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो हिंदुओं और मंदिर स्थापत्य की आलोचना, चांडालों का वर्णन, राजनीतिक उल्लेख नहीं। इसने अल बरूनी ने क्या संस्कृत सीखी, पुराण व गीता का अध्ययन किया। यहां से ये क्वेश्चन आएंगे। कुतुबी में सिर्फ किताब ध्यान रखिएगा, किताब उल यामनी, कुतुबी की किताब का नाम है किताब उल यामनी। और बैहाकी में उनकी बुक तारीख सुबुक्तगीर को ध्यान रखिएगा। और फिरदौसी में उनकी किताब है शाहनामा। अब देखिए नोट में मैंने लिखा है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत का, तो महमूद गजनबी। दूसरा आएगा कि किस मुस्लिम शासक के जो सैनिक हुआ करते थे वो बहुभाषीय यानी बहुत सी भाषा बोलते थे, बहुजातीय हुआ करते थे। बहुजाति में ती बड़ी आएगी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देख लीजिएगा, सैनिक हुआ करते थे। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी का अटैक होगा। महमूद, मैं क्या बता रहा हूं, महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी का अटैक होगा। अब देखिए मोहम्मद गौरी का नाम, पूरा नाम व वंश, ये ससबनी वंश से संबंधित है। जैसे महमूद गजनबी गजनी वंश से, ससनबी वंश से संबंधित है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन साम करके, मोहम्मद मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ऐसा कुछ नाम है उनका। आक्रमण का उद्देश्य देखिए, आक्रमण का उद्देश्य धन, ना कि साम्राज्य निर्माण। देखिए तीनों का जो आक्रमण का उद्देश्य है, मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे महमूद गजनबी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, इन तीनों का उद्देश्य धन कमाना, और धन कैसे, लूट मार करके साम्राज्य निर्माण नहीं था। पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ, 1175 में मुल्तान पर आक्रमण हुआ। अगर मैं पूछूं वर्तमान में मुल्तान कहाँ है, जरा सोच के देखिए, भारत में है कि कहीं दूसरे देश में है, आप देखिएगा जरा। पहला आक्रमण 1175 मुल्तान में हुआ और पहली पराजय यानी पहली बार यह हारा किससे, तो भीमदुती से हारा, यानी गुजरात में भीमदुती से यह हार गया। अगर मैं पूछूं कि महमूद गजनबी के समय जो सोमनाथ पर अटैक हुआ था, वहां उस शासक का नाम क्या था जो कि महमूद गजनबी का सामना भी नहीं किए, तो शायद आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा। पहली पराजय भीमदुती गुजरात के साथ। देखिए तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध है। प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 किन किन के खिलाफ हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। यहां मैं जरा आपको बता दूं, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी पराजित हो गए। तब मोहम्मद गौरी जब अपने देश वापस गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू की और उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है। इधर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने इधर क्या किया भाई, पृथ्वीराज चौहान ने किया कि भाई अपने मौसेरे भाई जयचंद, इनके मौसेरे भाई हुआ करते थे, जयचंद की बेटी
से शादी कर ली, यानी जयचंद की बेटी को मंडप से उठा के ले गए पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, जब द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का जब द्वितीय युद्ध 1192 में होगा, तो मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएंगे। अर्थात द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, इसको जानते रहिएगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, गौरी वर्सेस जयचंद। ये किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, और इसमें का परिणाम क्या हुआ? गौरी विजित, यानी यहाँ मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजपूत, जैसे चाहे जयचंद हो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, राजपूतों की पराजय का कारण क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि राजपूतों की पराजय का कारण सैनिक कारण था। देखिए, राजपूत अभी भी पुराने ढंग से युद्ध में भाग लेते थे, और जबकि जो मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया था और नए तरीकों की खोज की थी, अतः यह सैनिक कारण था। और भी कारण थे, और भी कारण जैसे मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज चौहान क्या किया था, तो आप जानते रहिए। एक है सिक्के। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है। मैं क्या कह रहा हूं, है ना बड़ा चीज की भाई, एक तरफ तो पराजित हो रहे हैं और मंदिरों को तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है। देखिए, अब इस स्लाइड से क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का उद्देश्य था, तो आप बताएंगे धन कमाना, ना कि साम्राज्य निर्माण। क्वेश्चन आएगा, पहला आक्रमण 1175 मुल्तान, पहली पराजय भीम द्वितीय गुजरात, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते। अब मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, आप नोट कर लीजिए। 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीते। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी जीते। फिर अगला चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, गौरी और जयचंद के खिलाफ। कौन जीता? गौरी जीते। राजपूतों की पराजय का यदि कारण पूछा जाए तो सैनिक कारण है, और सबसे यह क्वेश्चन तो कई बार आया है, और यही हम गलती कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। चलिए, और एक तरफ संस्कृत और एक तरफ अरबी, किसके सिक्कों पर आपको पता है? चलिए अगला, दिल्ली सल्तनत। अब मोहम्मद गौरी क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जब भारतीय क्षेत्रों को जीत लिया तो वह वापस चला गया, परंतु वापस जाते जाते अपना जो जीता हुआ क्षेत्र को अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेंगे? दास वंश या गुलाम वंश की नींव या दिल्ली सल्तनत की नींव करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखी? 1206 से 10 के बीच में रखी। अब देखिए, यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उपाधियां कुरान खां की उपाधि। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुरान पढ़ता था, और इतनी कुरान पढ़ ली थी कि इसे रट गई थी कुरान, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। लाख बख्श की उपाधि। लाख बख्श होता है दीन दुखियों की सेवा करना, उनको दान देने वाला, तो ये लाख बख्श की उपाधि दी गई। मलिक की उपाधि दी गई। सिपह सालार की, सिपह सालार है, यहाँ पे ला बना लीजिए, सिपह सालार की उपाधि दी गई, परंतु सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। यह ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की निम्न टाइटल में से कौन सी टाइटल नहीं है? तो उसमें ऑप्शन रहेंगे कुरान खां, लाख बख्श, मलिक, सिपह सालार, सुल्तान। तो भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुल्तान की उपाधि उसने ग्रहण नहीं की थी, ये उपाधियां ग्रहण की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी।
मृत्यु कैसे हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो आप बताएंगे चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब देखिए निर्माण क्या क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो मैं बताऊं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया जो कि दिल्ली में है। दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। तीसरा कुतुब मीनार की नींव रखी। क्या रखी? कुतुब मीनार की नींव रखी। और कुतुब मीनार की नींव क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से रखी? नहीं, कुतुब मीनार की नींव उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत के नाम पर इसकी नींव रखी। अब देखिए इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। क्वेश्चन आएंगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 है। उपाधियां कौन कौन सी है? कुरान खान, लाख बख्श, मलिक, सिपाही सालार, पर सुल्तान नहीं। राजधानी दिल्ली नहीं लाहौर। मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय। और इसके निर्माण कार्य से आएंगे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, कुतुब मीनार की नींव रखी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में इन्होंने नींव रखी। जानते रहिएगा। चलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोलो भारत में कौन लाया, पोलो का खेल भारत में कौन लाया, यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे पोलो तुर्क लाए। कौन लाए? पोलो तुर्क लाए पोलो। और कुतुब मीनार, आप देखिए एक बहुत ही मतलब अपन जो कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आज आप अगर यहाँ ध्यान से समझ लोगे तो यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न 4 शासकों का योगदान है। 4 शासकों का योगदान है। किन किन का? जानते रहिए। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा इल्तुतमिश का, तीसरा फिरोज शाह तुगलक का, चौथा सिकंदर लोदी का। देखिए क्या क्या निर्माण किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। क्वेश्चन आ जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार 4 मंजिला थी। जानते रहिए, ये मैं लिख नहीं पाया, यहाँ लिख लीजिए। यानी इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार क्या थी? 4 मंजिला थी। 4 मंजिला। अगला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या हुआ, इनके समय चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई। यानी चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई, अतः चौथी मंजिल का पुनः निर्माण कराया। फिरोज शाह ने चौथी मंजिल का पुनः निर्माण कराया, साथ में 5वीं मंजिल भी बनाई। अर्थात चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी, परंतु क्या हुआ, बिजली गिर गई तो चौथी मंजिल पुनः बनाई और 5वीं मंजिल भी बनाई। एक मंजिल और बना दी। अब कुतुब मीनार कितने मंजिल की हो गई? फिरोज शाह तुगलक के समय 5 मंजिल की। और ये चौथी और 5वीं मंजिल, ये दोनों चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर से हैं, और जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये जानते रहिए। सिकंदर लोदी ने भी कुछ मरम्मत कराई। सिकंदर लोदी ने भी कुछ मरम्मत या निर्माण कराया है, वैसे ही जानते रहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासकों का योगदान है, तो आप बताएंगे सर 4 शासकों का योगदान है। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखी, इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया, 4 मंजिला थी। फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, अतः चौथी मंजिल का पुनः निर्माण कराया और 5वीं मंजिल भी बनवाई है, संगमरमर की है। और सिकंदर लोदी के समय भी निर्माण कार्य हुआ। चलिए थोड़ा हम देखते हैं कि कुतुब मीनार के बारे में। मैंने एक कुतुब कॉम्प्लेक्स, देखिए जब आप दिल्ली जाएंगे तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। आप जानते होंगे, कई लोग दिल्ली गए हैं। तो ये मान लीजिए कुतुब मीनार है, 1 2 3 4 5 मंजिला। कुतुब मीनार 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की नींव कौन रख रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक की 5 मंजिल। और पहली 3 मंजिल ये यहां से यहां बलुआ पत्थर,
चौथी और पांचवी संगमरमर, जानते रहिए। चलिए, ये कुतुब मीनार है, इसके बगल में कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये जो दर्शा रहा है ये अलाई दरवाजा है। ये अलाई दरवाजा कौन बनाएगा आगे जाके? अलाउद्दीन खिलजी बनाएंगे। देखिए, एक मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ये कौन बना रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक बना रहे हैं। और एक यहाँ पर एक स्तंभ है, चंद नामक शासक, एक स्तंभ है, चंद नामक शासक का नाम उसमें उल्लेख है, तो यह अनुमान लगाया गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसका संबंध है। यह लोहे के स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी, इसकी एक खासियत है। तो देखिए, कुतुब कॉम्प्लेक्स का आपसे पूछा जा सकता है कुतुब मीनार के नजदीक कौन सा दरवाजा है, तो आप बताएंगे अलाई दरवाजा, और इसका निर्माण कौन कराएगा? अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार के नजदीक कौन सी मस्जिद है, तो आप बताएंगे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई। आपसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार के नजदीक कौन सा स्तंभ है, तो आप बताएंगे चंद नामक शासक का नाम है, इसका अर्थ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लगाया गया है। देखिए, यहाँ मैंने नोट में लिखा है कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हैं, जिसमें प्रथम 3 लाल बलुआ पत्थर से हैं निर्मित है, एवं चौथी व पांचवी मंजिल संगमरमर लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से आप लोग कुतुब मीनार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, जहां तक मेरा अनुमान है। चलिए, अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो बेटा था गद्दी पर बैठा था, परंतु उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बहनेऊ था वह गद्दी प्राप्त कर लेता है। इल्तुतमिश प्राप्त कर लेता है, और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक, सॉरी यहाँ पे संख्यापक लिखे है, वास्तविक संस्थापक कर लीजिए, यानी वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत किसने बनाया? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो झंडा गाड़ दिया कि ये रही दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश या दास वंश, और उसने अपनी राजधानी दिल्ली भी नहीं बनाई, क्योंकि उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, क्योंकि उसको प्रतिद्वंदता थी। किससे थी प्रतिद्वंदता? एलदोस से थी, कुवाचा से थी, क्योंकि ये भी मोहम्मद गौरी के दास हुआ करते थे और ये भी दिल्ली सल्तनत के दावेदार थे। चलिए, अब दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत बनाया और राजधानी दिल्ली रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कैसे? अब दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत कैसे बनाया, ये देखिए। पहला तो सुरक्षित किया इसने, सुरक्षित किया। किन किन से सुरक्षित किया? एलदोज गजनी से सुरक्षित किया। ये गजनी जो एलदोज से, वह गजनी के सूबेदार थे। कुवाचा, यह मुल्तान व सिंध के सूबेदार थे, ये भी मोहम्मद गौरी के दास थे और दिल्ली सल्तनत के दावेदार थे। परंतु कुतुबुद्दीन जो ऐबक को मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों का शासन सौंप गए थे। अगला था सुरक्षित किया चंगेज खान से 1221-22 मंगोल आक्रमणकारी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि चंगेज खान से कैसे सुरक्षित किया। अब देखिए, व्यवस्थित किया, दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित किया, एकता प्रथा लागू की। एकता भूमि का एक क्षेत्र होता है, संपूर्ण भूमि को कई एकतों में विभाजित की। थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि एकता व्यवस्था क्या है। 40 को लागू किया, जो अमीरों का दर हुआ करता था। इसके काल में सिक्के टंका, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, टंका चांदी का सिक्का हुआ करता था, जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। ऐसा थोड़ा सा गलत बन गया है, टंका चांदी का सिक्का था, जीतल तांबे का था। और सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और वैधानिक मान्यता दी, वैधानिक मान्यता प्राप्त की। किससे?
दिल्ली सल्तनत को एवं स्वयं की मान्यता बगदाद के खलीफा से। देखिए ये क्या चक्कर है वैधानिक मान्यता का। बगदाद के खलीफा जो हुआ करते थे, जो खलीफा हुआ करते थे, एक खुदा के प्रतिनिधि या छाया प्रतिबिंब हुआ करती थी। ये कोई भी मुस्लिम शासक यदि कहीं रहता है तो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट अपने दरबार में लगाता था कि भाई बगदाद के खलीफाओं से हमें मान्यता मिली है, अर्थात मैं भी खुदा का प्रतिनिधि हूं और आप सबको मेरा आदर मेरा सम्मान करना होगा। इस तरह उसने अपनी सल्तनत को मान्यता दिलाई और स्वयं को मान्यता दिलाई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, सुरक्षित किस किस से किया, थोड़ी देर बाद हम समझते हैं कि एल्दोस से कैसे सुरक्षित किया, गजनी से कैसे और चंगेज खां से कैसे, व्यवस्थित कैसे किया, एकता व्यवस्था, चालीसा सिक्के चलाए और सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, वैधानिक मान्यता दिलाई। देखिए जो इल्तुतमिश थे यह गुलामों का गुलाम था, अर्थात 1205-6 में गौरी द्वारा मुक्ति। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 1205-6 में मोहम्मद गौरी द्वारा इसे गुलाम से मुक्ति दे दी गई थी। और इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दामाद था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यह दामाद जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, बुलंदशहर बरन व बदायूं का इक्तादार था। अभी इक्तादार थोड़ी देर बाद हम समझेंगे इक्तादार क्या होता है, इक्तादार प्रणाली, पर बुलंदशहर का इक्तादार था और बदायूं का इक्तादार भी रह चुका था, यह जानते रहिए। चलिए आज के जो लेक्चर हुआ है मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से आप देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए बाकी का हम कल। थैंक यू।